और सभी विद्यार्थियों को बधाइयाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इन 2 दिनों में कई विषयों पर चर्चा करने वाले हैं और उस चर्चा के माध्यम से कई चीज़ें यहाँ पे निकल कर आएंगी। माननीय राज्यपाल महोदय जी यहाँ पर हैं और इन विभिन्न सत्रों में जो भी यहाँ पे निकल कर आएगा, जैसे शिक्षा है या फिर संस्कृति है या फिर भाषा लिपि संरक्षण या फिर जनजातीय क्षेत्रों में घुसपैठ की समस्या, पलायनवाद की समस्या, इन विषयों पर जो चर्चा होगी। और माननीय राज्यपाल महोदय चूंकि एक जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय बाहुल राज्य छत्तीसगढ़ के राज्यपाल भी हैं और जनजातीय जो है हितों के मुख्य संरक्षक की भूमिका में हैं, तो मैं इस भूमिका के होने के नाते आदरणीय राज्यपाल महोदय माननीय श्री बलराम दास जी टंडन जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के कुलपति श्री जोशी जी, मध्य प्रदेश की ट्राइबल यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री कुट्टीमणि जी और सभा के अंदर उपस्थित अनेक विश्वद और अनेक श्रेष्ठ जन और विद्यार्थियों, मुझे यहाँ आकर हार्दिक प्रसन्नता हुई। वो प्रसन्नता इसलिए भी है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर सभी यूनिवर्सिटियों का कुलाधिपति जो इस प्रांत के अंदर हैं होने के बावजूद मुझे पहली बार इस विश्वविद्यालय में आने का और आप सब लोगों से मिलने का अवसर मिला है। और जिनके नाम पर ये विश्वविद्यालय स्थापित है वो श्री कुशाभाऊ ठाकरे जी के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है और मैं उनकी स्मृति में अपना सिर निवाऊंगा। उनकी मूर्ति के बाहर दर्शन करने का भी मुझे अवसर मिला है और इसी बहाने जो ट्राइबल क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं, नौजवान, उन लोगों से भी 2-4 होने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे खुशी इस बात की है कि जोशी जी ने और कुट्टीमणि जी ने ये 2 दिन चलने वाला जो प्रोग्राम है उसको सार रूप में बड़े अच्छे ढंग से यहां पर रखा है कि क्या कुछ होना है, कैसी ये वोट होगी, किस तरह से लोग फिर अलग अलग विषयों के ऊपर अलग अलग स्थान के ऊपर बैठेंगे और उसमें जैसे कहते हैं कि सार रूप निकालकर, जैसे मधुमक्खी जो है वो भिन्न भिन्न पुष्पों के ऊपर बैठने के बाद उस सब का सार निकाल करके एक शहद के रूप में रखती है, वैसा ही यहां पर रखा जाएगा। मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं और प्रार्थना करना चाहता हूं। आप में सभी लोग प्राय जानते होंगे कि राज्यपाल होने के नाते हमारी कुछ विशेष जिम्मेवारी है और विशेष जिम्मेवारी यह है कि जो 5th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने इतनी बड़ी पावर इस कुर्सी को दी है, जिस कुर्सी पर बैठने का मुझे अवसर मिल रहा है, जो किसी भी व्यक्ति को नहीं,
किसी चीफ मिनिस्टर को नहीं है, राष्ट्रपति जी को नहीं है, और किसी भी ऐसा जो व्यक्ति किसी भी बड़ी कुर्सी जिसको हम रोज याद करते हैं, जिनका रोज समाचार पत्रों में सुनते हैं, जिनका हम रोज आंखों के साथ टीवी में देखते रहते हैं और स्मरण भी रहता है, उनको भी ये अधिकार प्राप्त नहीं है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि पार्लियामेंट ने कोई भी कानून बनाया, दोनों हाउसेस के अंदर एक कानून पास करने में कितनी बाधाएं होती हैं, ये आप रोज आजकल देख रहे हैं कि नीचे की लोकसभा ने कोई चीज पास कर दी तो राज्यसभा ने पास नहीं किया तो वो कानून नहीं बनेगा। राज्यसभा ने कुछ पास कर दिया तो लोकसभा में कुछ अंतर डाल दिया तो वो वैसा नहीं बनेगा, वो फिर से जाएगा राज्यसभा के पास, और ऐसे ही वाइस वर्सा कि ये जो कॉमा फुल स्टॉप जो इसमें से एक पैरा निकाला और एक पैरा निकाल दिया, इसके बारे में क्योंकि आपने पहले विचार किया, आपने शायद इसके ऊपर विचार नहीं हो सका, अब ये लोकसभा से संशोधित होकर के आया है, आप फिर से विचार करते हुए इसको देखें, ये ठीक है तो इसके ऊपर इसको पारित किया जाए, ठीक नहीं है तो अपनी राय दी जाए, तो तब कहीं जाकर राष्ट्रपति जी के अनुमोदन के बाद वो कानून बनता है। और लगभग इसी विधि से विधानसभाओं के अंदर होता है, जहां पर बाइकैमरल है हाउस, क्योंकि हमारी सभी असेंबलियों के अंदर दो हाउसेज नहीं हैं, किसी किसी बड़ी स्टेट के अंदर अब रह गए, नहीं तो प्राय एक ही हाउस है जिसको हम असेंबली कहते हैं। लेकिन आज भी कई असेंबलियां हमारी हैं, कई प्रदेश हमारे हैं जिनमें बाइकैमरल है, असेंबली भी है, काउंसिल भी है, उसका भी वैसा ही करो। आपने कानून इतने प्रयास के बाद बनाया और राज्यपाल को ये इतना बड़ा अधिकार दे दिया कि वो बैठकर इस चाहे विधानसभा का बना हुआ कानून, चाहे लोकसभा का बना हुआ कानून, उसको so far as it is applicable to the state in which he is the राज्यपाल, उसको इसके अंदर क्या तरोड़ मरोड़ करके लागू करना है, ये उसका अधिकार केवल एक व्यक्ति को है और किसी व्यक्ति को नहीं, और वो अधिकार जो है जिस कुर्सी पर आज मैं बैठा हूं उस शख्स को। मैं जो आप गोष्ठी करने वाले, जो विचार विनिमय 2 दिन आप करने वाले नौजवान विद्यार्थी यहां पर आए हैं, मैं इसको तब सफल समझूंगा कि 2 दिन का आपका परिश्रम, दूर से चल करके आए, मध्य प्रदेश से वो भी, और यहां पर के अनेक अंचलों से चल करके आए, वो भी कई दूर दूर तक हैं, उनसे आए हुए, उनका आना और उनका परिश्रम करना ये तब सफल है अगर मुझे निकालकर उस शहद की तरह कुछ बताएं कि ये चीज करना जो है वो ज्यादा अच्छा है, तब मैं समझूंगा कि ये गोष्ठी कामयाब हुई। प्रिय बंधुओं, जहां तक मुझे लगभग 6 महीने होने वाले हैं यहां पर आए हुए, इन क्षेत्रों के अंदर भी जाने का मौका मिला, लोगों से मिलने का भी अवसर मिला। सीधे साधे लोग हैं, कोई छल कपट नहीं है, जो कहते हैं वो करना चाहते हैं, जो करते हैं उसी के बारे में कहते हैं। भगवान श्री राम जी ने तुलसीकृत रामायण में कहा है कि निश्चल मन जन सो मोहि भावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि जो निश्चल मन के लोग हैं, जिनके मन में छल कपट नहीं है, जो कहते कुछ और हैं, लोगों को भ्रम में डाल करके उनका धन जो है उसको लेकर के अपनी जेब में डालना चाहते हैं, ऐसा व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है। कितनी भी योग्यता का क्यों ना हो, कितने भी ऊंचे पद का क्यों ना हो, कैसा भी व्यक्ति किसी भी बात को लेकर के चलने वाला क्यों ना हो, अगर वो निश्चल मन नहीं है, अगर वो कपटी है, तो उसकी योग्यता का कोई मतलब नहीं, उसके स्थान का कोई मतलब नहीं। तो वो नैसर्गिक रूप से भगवान ने आपके अंदर दी है, दी। जैसा कि यहां पर बोलते हुए पहले कहा गया है कि यह समुदाय ठगा गया है, और साथ ही उन्होंने कहा कि ठगने वाले और नहीं, ठगे जाने वाले हम हैं। हमने जानने की कोशिश नहीं की। सरकार ने अनेक कानून बनाए, कितना बड़ा कानून है कि कोई ट्राइबल की जमीन नॉन ट्राइबल कोई ले नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अधिकार है कि आपकी जमीन आपकी जरूरत के मुताबिक अगर आपको उसका विक्रय करना है तो कोई ट्राइबल ही ले सकता है, कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति नहीं ले सकता। तो ये इस कानून को कहां कहां कुछ सरकारी अफसरों ने इसको तोड़ बरोड़ करके इसका प्रयोग किया है, और ऐसे कुछ लोगों से किसी न किसी ढंग के साथ कोई चीज प्राप्त करके उन्होंने इसको लोगों को वंचित किया उनकी अपनी जमीनों से। फिर जहां तक एक प्लेन के अंदर कृषि का काम है, कृषि का काम है मेन तौर पर, जो व्हाट आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड, प्लेन में साधारण जमीन के ऊपर, क्योंकि प्राय ट्राइबल लोग जो हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर रहने वाले अधिकतर, इसको मैं ये कहूंगा। तो ऐसे क्षेत्र के अंदर जहां पर समतल जमीन है, वहां पर कृषि के भी साधन अनेक हैं, नहरें चलती हैं, और वहां पर बिजली का साधन है तो ट्यूबवेल भी चलते हैं। अगर नहर नहीं तो ट्यूबवेल से पानी निकाल करके वो कृषि के उपयोग या इरिगेशन के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कृषि को पानी के बगैर सोचा ही नहीं जा सकता। वैसे तो जीवन को भी पानी के बगैर नहीं सोचा जा सकता। आप सोच सकते हैं एक दिन पानी अगर किसी मोहल्ले या इलाके के अंदर ना मिले तो वहां पर के लोग कैसे कुर्बलाते, कैसे कुर्बलाते, क्योंकि पानी के बगैर आपको चाय का कप नहीं मिल सकता, पानी के बगैर आपकी दाल तैयार नहीं हो सकती, आपकी रोटी तैयार नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो बाहर दूर सौर बल्ब में जाते हैं, कोई मंगल में गए, कोई चांद पर गए, कोई और गए, वो सबसे पहले उपकरण अगर किसी चीज को देखने की कोशिश करते हैं, सारे लगे हुए कैमरे, कि आया इस स्थान के ऊपर पानी है कि नहीं है। पानी है तो जीवन है, पानी नहीं तो इसका मतलब यहां पर जीवन नहीं है, ऐसा वो समझ करके चलते हैं। तो पानी चाहिए कृषि के लिए भी। समस्याओं का समाधान भी होता है। समस्या को देख करके आंखें मूंद कर बैठ जाने से कुछ नहीं होता, समस्या का सामना करना पड़ता है, हिम्मत से सामना करना पड़ता है, ताकत से सामना करना पड़ता है। सिर झुकाने से कि कोई मुश्किल आ गई, जरा सी कठिनाई आ गई, हमने 2 कदम एक दिशा की तरफ बढ़ाए तो रास्ते में रुकावटें आ गई, तो हम थक करके, हार करके, मन को अपने को छोटा करके बैठ जाए, ये नौजवानों के लिए ये परिस्थिति मुनासिब नहीं है। इसलिए हमें संकटों का सामना करते हुए हमें
हमें आगे बढ़ना। मुझे यहां पर जो देखने का अवसर मिला है, और मैं ये समझता हूं कि वो संभवतः सभी स्थानों पर जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन है, अनेक स्थानों पर ऐसा होगा जो मैंने यहां पर देखा है कि टूरिज्म की संभावना बहुत ज्यादा है, दर्शनीय स्थान बहुत हैं। आप जानते हैं कि कई देश तो केवल टूरिस्ट का आना जाना और टूरिज्म के ऊपर ही चल रहे हैं। स्विट्जरलैंड है, और ऐसे ही दरमियान में देश कई हैं जहां पर चारों तरफ से टूरिस्ट आते हैं और उसी के कारण उस देश की इकोनॉमी चलती है। यहां पर मुझे जाकर वाटरफॉल देखने का मौका मिला। अब लोग, दुनिया भर के लोग नियाग्रा को देखने के लिए, कोई यूएसए की तरफ से देखने के लिए, तो कोई कनाडा की तरफ से देखने के लिए वहां पर जाते हैं। कितना पैसा खर्च करके उसके लिए देखने को वहां पर पहुंचते हैं, और देखने वाले जब अधिक संख्या में वहां पर जाते हैं, वहां पर होटल इंडस्ट्री है, अनेक होटल बनते हैं, अनेक लोगों को व्यवसाय मिलता है, काम मिलता है, कई डायरेक्ट और कई इनडायरेक्ट। तो यहां पर जो है, और मुझे जानकर और ज्यादा खुशी हुई कि बरसात के दिनों के अंदर तो ये ऐसा मानो चांद की तरह, जो दूज के चांद की तरह यहां पर बन जाता है, वो शायद दुनिया भर के अंदर कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये सारा कुछ होने के बाद कुछ लोग इस सारी परिस्थिति को बिगाड़ने के लिए लगे। उनको हम नक्सलाइट कह लें, उनको किसी दूसरे स्थान पर हम टेररिस्ट कह लें, किसी तीसरे स्थान पर जो नॉर्थ ईस्ट है उसको किसी और नाम से पुकार लें, वो बीमारी एक ही है। लक्षण अलग अलग नामों से हैं, और वे बीमारी कौन सी है? वो एक ही है कि ऐसे कुछ लोग जो इस देश की प्रगति नहीं चाहते, ये देश आगे बढ़े, ये देश दुनिया का गुरु बने, दुनिया के लोगों को रास्ता दिखाने वाला बने, उनका मन इस द्वेष से भरा है, और उसके कारण भिन्न भिन्न नामों से भिन्न भिन्न स्थानों के ऊपर इस प्रकार की परिस्थिति जो है हमारी आंखों के सामने। इसका हमें हिम्मत से मुकाबला करना। मैं पंजाब से आया हूं। पंजाब में भी टेररिज्म, आप सब लोगों ने सुना होगा कि किसी वक्त इट वाज एट द पीक। आपको सुनकर हैरानगी होगी कि ऐसा वक्त था कि रात के वक्त सारी पंजाब की सड़कें सूनी होती। शाम के वक्त लोगों ने शादियां शाम को करने की बजाय दिन के वक्त करनी शुरू कर दी, और शाम के 6 जैसे ही सूरज ढले, सभी लोग अपने घरों के अंदर दाखिल हो जाते थे, दरवाजा अंदर का बंद, और उसके बाद बाहर नहीं निकलते। परंतु जैसे इस बात की जागृति उस क्षेत्र के लोगों को दी गई, मिली, उन्होंने जाना कि ये कुचक्र क्या है क्या नहीं, तो वहां पर के लोग, जहां पर से वो ब्रीडिंग ग्राउंड लेते थे आगे और नौजवानों को उसके अंदर दाखिल करना, उनको जोड़ना, उनके हाथ के अंदर 47 पकड़ा देना, पिस्टल या रिवॉल्वर पकड़ा देना, उनको और सशक्त, और उनको भी ये महसूस होता था उस जवान को कि मैं भी इस इलाके का दादा बन गया, अब मैं जो चाहूंगा, जिससे जो मांगूंगा उसको देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हाथ के अंदर 47। लेकिन जैसे ही समाज के अंदर ये जागृति आई, जिन परिवारों से नौजवान निकलते थे, उन परिवारों के लोगों को इस तरह से जागरूक किया गया कि ये समाज का रोग है,
ये समाज के हित के अंदर काम करने वाले लोग नहीं हैं। तो वो सारे का सारा संकट जो है वो खत्म हुआ और आज सबसे शांति प्रिय प्रदेश देश भर में अगर कोई है तो वो पंजाब है। पंजाब मैं नौजवान बंधुओं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जागृति जिस क्षेत्र के अंदर आप क्योंकि उसी क्षेत्र से आए हैं, जिस क्षेत्र के अंदर हैं, ये दायित्व तो हमारा है, हम इसको संभालें और यह निश्चय करके चलें कि आने वाली थोड़ी देर के बाद हम इसको नेस्तो नाबूद करेंगे, हर कीमत पर नेस्तो नाबूद करेंगे। यहां पर की सरकार, केंद्र की सरकार इस बात के लिए अब कटिबद्ध है। केवल आपके पुरुषार्थ, आपका जन जागरण और आप लोगों के खड़े होने की आवश्यकता है और वो दिन दूर नहीं जब ये नक्सलिज्म यहां पर से खत्म होगा। मैं आप सब लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि जिस हेतु ये 2 दिन की गोठ रखी गई है उसके सभी पहलू पर गंभीरता से और बारीकी से, गंभीरता और अगर बारीकी से उसको देखने की कोशिश नहीं करेंगे, गंभीरता तो होती है कई बार उसके जो इंटर्न चीजें होती हैं उसको कई बार आंखों से ओझल हो जाती हैं। उसकी तफसील तक जाते हुए इस सारे कार्य में सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, कानूनों की दृष्टि से क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या कार्य करना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि देश की सरकारों की इच्छा आपके सामने, जब इतना बड़ा कानून बना है इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। लेकिन चीजें जैसे चलती हैं क्या वैसे उसी रूप के अंदर वहां पर उसका वो शक्ल बन करके निकलती, या दरमियान में बैठे हुए लोग उसकी शक्ल को बिगाड़ देते हैं। अगर हम जागरूक होंगे तो यह जो परिस्थिति, उसके अंदर आने वाले जो अवरोधक हैं, सबको सही ढंग से आप जहां तक दूर कर सकते हैं आप देखें, जहां तक आप दूर नहीं कर सकते तो साहस के साथ, हिम्मत के साथ खड़े होकर सरकारी तंत्र के नोटिस में लाएं ताकि वो चीजें जो हैं वो दूर हो सकें, क्योंकि आप नौजवान हैं। तो इसीलिए कहा है कि अभी भी वक्त है, जाग ए नौजवान, जवानी उम्र भर के लिए नहीं होती, जवानी हमेशा रहने वाली नहीं है। आज जिस अवस्था के अंदर आज हम हैं, हम जवानी की कल्पना नहीं कर सकते, वो तो चली गई, निकल गई। आज अगली अवस्था के अंदर बैठे हैं, ये उम्र भर के लिए नहीं होते। जब जिंदगी हमेशा के लिए नहीं है, आए हैं चले जाना है, तो जवानी जो है जो उसका एक हिस्सा है वो हमेशा के लिए कैसे हो सकती है। तो भगवान ने आपको शक्ति दी है, सोचने की एक तरह से जिसको कहना चाहिए वो प्रज्ञा दी है। इन दोनों के साथ और हिम्मत को मिला करके हम आगे चलें और जिस दृष्टि से, जिस हेतु से ये सारे का सारा ये 2 दिन का सम्मेलन यहाँ पर रखा गया है, उसमें से अच्छा शहद निकाल करके हम उसका कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जिन्होंने पुरस्कार लिया है उनको भी बहुत बहुत बधाई और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। जाति समाज को आगे आकर अपने जो योजनाएं हैं उनका लाभ किस तरीके से, तो इन नौजवानों के माध्यम से ही दूर होना है। जब आज़ादी के बाद सबसे पहले इस जनजातीय अधिकारों की घोषणा हुई, उसमें यह था, उसका तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य के उस माड़िया या फिर मूड़िया या फिर कवर्धा के अंचलों में जो बैगा जनजाति निवासरत है, क्या उसको वो योजनाएं पहुंची, नहीं पहुंची तो क्यों नहीं पहुंची। तो इन ऐसे मुद्दे हैं, इन पर हमें वाकई में
विचार करने की आवश्यकता है। आदरणीय राज्यपाल जी ने हमें एक सही दिशा, यहाँ के हम जिस जनजातीय युवा गुट में जो पधारे हैं हमारे युवा साथी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगभग 150, हमारे लिए बहुत ही मार्गदर्शी साबित होगा। इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वह इस कार्यक्रम को अपने दिल में संजोए रखने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को आमंत्रित करता हूं कि महामहिम राज्यपाल जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्मृति चिन्ह जोशी जी उधर प्रेरणा मिलती है। हम लोगों ने जीवन ऐसी नष्ट कर इसके पश्चात 1:30 बजे से इसका संचालन श्री डॉक्टर भुवन सिंह राजी करेंगे। कब आज ही पहुँचे? कल से नमस्कार जी। नमस्कार। रमेश तवड़कर जी वो आके अपने एग्रीकल्चर रायपुर में हमारे यहाँ पीएचडी कर रहे हैं PhD। और नक्सलिज्म पे पीएचडी कर रहे हैं। एक मिनट आपके हाथों से लगा हैं? इसी में सर ये यहीं लगा देंगे। हमारे यहाँ एक संकल्प वाटिका करके बनाई है। अच्छा। यूनिवर्सिटी में जिसका भी जन्मदिन होता है उसके हाथ से हम एक पौधा लगवाते हैं, फलदार पौधा। तो अभी हमारे यहाँ करीब 250-300 फलदार पौधे हमने 4 सालों में लगा दिए। तो एक आपके हाथ से एक लग जाए तो हम तो इसको उसको ये तो नहीं देखते कि ये एक आदमी के हाथ से ही लगवा रहे हैं। नहीं फिर तो पता नहीं कितने साल नहीं लगेंगे। बस सर आप हाथ लगा देंगे। हम इसको वहाँ बगीचे में क्या आम लगवाना है क्या? ये आम है। आम है ये। हाँ तो ये तो बहुत अच्छा है। आम के आम और गुठली के दाम। थैंक यू। आम आप भी खाओ, हमें भी खिला देना।
श्रीमती हैं, आप पूर्व में हैदराबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं। आपका मार्गदर्शन इस क्षेत्र में हमें प्राप्त होगा। इनके श्री BPS नेतानंद, आप कांकेर एवं धमतरी जिला के जिलाधीश रहे हैं एवं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के आप सचिव का भी दायित्व आपने निभाया है। साथ ही राज्य महिला आयोग के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इनके स्वागत के लिए मैं कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के छात्र श्री सुनील कुमार यादव जी को आमंत्रित करूंगा। के क्षेत्र में जो हमारा आज का विषय है, शिक्षा एवं जनजाति समाज, हम जानते हैं हम उस पे पाए जाने वाले संपत्तियों से उसका आकलन नहीं करते हैं, बल्कि हम उसकी प्रतिष्ठा इस बात से लगाते हैं कि वो समाज कितना शिक्षित है। चूंकि आज हम जनजाति समाज की बात कर रहे हैं और आदिम काल से ही जनजाति समाज के साथ शिक्षा के रूप में बहुत ही ज़्यादा